एक भरपूर शाम साथ गुजारने के बाद वो दोनों घर लौटे। मुकर्रम की पार्टी के बाद आज़ाद हुनैन को डिनर करवाने ले गया था और फिर लॉन्ग ड्राइव पर, जिसमें हुनैन सारा वक्त आज़ाद की किसी न किसी बात पे ब्लश करती, कभी इसको घूरती तो कभी मुस्कुरा देती या इसको तंग करने लगती। ऐसे ही सारे रास्ते आज़ाद हुनैन की बातों पर कभी बेबाक जुमले बोलता, कभी जवाबी कार्रवाई करता और साथ ही इसके शर्माने और गुस्सा करने पर इंजॉय करता। जब रास्ते में ज़ात कार में पेट्रोल भरवा रहा था तब हुनैन की आंख लग गई। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इन दोनों को घर पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। आज़ाद ने घर के पास कार रोकी तो हुनैन की आंख खुली। आज़ाद ने हुनैन की साइड का दरवाज़ा खोला और हुनैन के उतरने से पहले इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। आज़ाद नीचे उतारो मुझे, घर में सब लोग मौजूद होंगे। हुनैन आज़ाद को घूरती हुई बोली, घर में बेशक सब लोग होंगे, मगर कोई हमारे इस्तकबाल के जाग नहीं रहा होगा, बल्कि सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके होंगे। अब ये बताओ, मेरे बेडरूम में, अपने बेडरूम में? आज़ाद वैसे ही हुनैन को बाजू में उठाए इससे पूछने लगा, मेरे बेडरूम में? हुनैन इसे आंखें दिखाती हुई आहिस्ता से बोली, अगर आप ही जागती हुई हमारा इंतज़ार करती मिली। हुनैन ने किसी खदशे के तहत आज़ाद से बोला, फिर तो तुम्हें इसी तरह गोद में उठाए इसके सामने अपने बेडरूम में लेकर जाऊंगा। अतः शरारती अंदाज में हंसता हुआ बोला। हुनैन इसे घूरने लगी, और अगर आंटी हम दोनों का वेट कर रही हो जागती हुई? हुनैन अब वजह के बारे में पूछने लगी, तुम इनसे कह दूंगा आपकी बहू की फरमाइश पे इसे गोद में उठाया हुआ है। आज़ाद के बोलने पर हुनैन ने इसे एक बार फिर घूरा। अब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो चुके थे और घर के सब फर्द तकरीबन अपने रूम्स में सो रहे थे। आज़ाद ने हुनैन के बेडरूम का रुख किया। कमरे के पास पहुंचकर हुनैन ने रूम का दरवाज़ा खोला। आज़ाद इसे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और लास्ट से दरवाज़ा बंद किया। हुनैन को बेड पर लेटाता हुआ अब दरवाज़ा लॉक करने के बाद इसके करीब आया। तब तक हुनैन बैठती हुई आज़ाद की जैकेट उतार चुकी थी। इसका चेंज करने का इरादा था, मगर इस आज़ाद ने इसे कंधों से थामकर बेड पर दोबारा लेटा दिया और ख़ुद इसके करीब बेड पर बैठता हुआ हुनैन को देखने लगा। आज़ाद की नज़रें हुनैन को जो पैगाम दे रही थी इसका मफहूम समझकर वो अपने पलकें झुका गई। आज़ाद के लब आहिस्ता से मुस्कुराए। आज़ाद ने इसका चेहरा थामकर ऊंचा किया। अब उसके होठों पे झुककर अपने होठ रख चुका था। हुनैन ने इसके दोनों बाजू पकड़े, मगर वो अपने हाथ हुनैन की कमर के गिर्द हाइल करता हुआ इसकी फ्रॉक की जिप खोल चुका था। आज़ाद की इस हरकत पर हुनैन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो आज़ाद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी। तब आज़ाद ने इसके होठों को अपने होठों की गिर्द से आज़ाद किया और उठकर बैठा। अब वो अपने शूज़ उतारने के बाद हुनैन के पाँव को सैंडल से आज़ाद कर रहा था। हुनैन बेड पर लेटी हुई आधी खुली आधी बंद आंखों से इसी को देख रही थी। हुनैन की नाजुक पंडलियों को छूता हुआ इसकी फ्रॉक सिरकाकर ऊपर कर चुका था। आज़ाद आज़ाद क्या कर रहे हो? इसकी बेबाकी पर हुनैन का दिल जोर से धड़का, जिसके बायस वो निहायत बेवकूफ़ी का सवाल इससे पूछने लगी, तुम्हें हर तरफ से लाल करने की तैयारी? आज़ाद नॉर्मल अंदाज में कहता हुआ अपनी शर्ट उतार चुका था। तुम मुझे डरा रहे हो? इसकी बात सुनकर हुनैन घबराती हुई बोली, मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस हो रही है, मगर मैं आज हमदर्दी दिखाने के मूड में नहीं हूँ। वो बोलता हुआ अपने होठ हुनैन की गर्दन पर रखा। शोल्डर से इसके फ्रॉक की स्लेस नीचे उतार चुका था। हुनैन अपनी आंखें बंद की इसके होठों का लम्स अपनी गर्दन के बाद अब अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। हनी मेरी जान, आज तो तुम गई। अपने होठ को हुनैन के कान के पास लाकर सरगोशी करते इसे डराता हुआ अपने होठों से इस कान की लौ लौ चूमने लगा। इसकी बात सुनकर हुनैन का दिल हलक में आ गया। अभी से ज़ाती उंगलियां अपने कंधों पर महसूस हो रही थी। अगले ही लम्हे जब इसने अपने शोल्डर से स्ट्रैप सरकते हुए महसूस हुए तो हुनैन का रहा सा हौसला भी जाने लगा। इससे पहले वह ज़ात का नाम पुकारती, आज़ाद एक बार फिर इसके होठ अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। वो अपनी सारी शिद्दत आज ही इस पर निछावर करना चाहता था। जब ही अपने होठों से इसकी गर्दन का फासला अबूर करता हुआ इस मुकाम पर आ जहाँ हुनैन अपने आप में सिमट कर रह गई। इस तरह सरकारने के बाद इसके अगले अमल पर हुनैन ने अपने दोनों हाथ सीनों पे बांधे और इसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए पर रखता हुआ दोबारा दोबारा हुनैन पर झुका। आज़ाद! हुनैन ने इसकी बेबाकी पर इसे पुकारते तकिए को मुट्ठी में दबोचा तो आज़ाद इसके सीने पर झुका। हुनैन के होठ पर अपनी उंगली रख चुका था। शायद वो इस वक्त हुनैन के सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। वो हुनैन की आवाज़ ही बल्कि इसके दिल की धड़कनें अपने होठों से छूकर महसूस कर रहा था, बल्कि मज़ीद मुस्ताक़ी करके इसकी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ा रहा था। हुनैन के होठों पर रखी हुई अपनी उंगली वो आहिस्तेगी से इसके होठों पर फेरता हुआ नीचे थोड़ी तक लाया, फिर इसकी गर्दन से सीधा फेरता हुआ
सीने तक लाया सीने तक लाया। आज़ाद प्लीज़, उन्होंने आज़ाद का हाथ पकड़ती हुई बोली, मगर वो उसकी इल्तिजा को खातिर में न लाता हुआ अपना हाथ छुड़ाकर उसका हाथ पकड़ चुका था। जहाँ से हुनर ने उसकी उंगली हटाई थी, अब वहाँ आज़ाद अपने होठ रख चुका था। वो जो शर्म व हया के बावजूद हिम्मत करके थोड़ी सी अपनी आंखें खोल पाई थी, इसकी बेबाकियों पर दोबारा इसे अपनी आंखें बंद करना पड़ी। और वो अपने पेट पर आज़ाद के होठों के साथ इसकी शेव की चुभन महसूस कर रही थी। अपना निचला होठ दांतों तले दबाकर वो अपनी कलाई आज़ाद के हाथ से निकालने लगी, मगर उसकी कलाई पर और भी अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था। हुनर ने दूसरे हाथ से आज़ाद का शोल्डर मजबूती से पकड़ा और अपनी गर्दन का रुख बाएं जानिब कर लिया, जहाँ इसकी फ्रॉक पड़ी थी। जब इसे आज़ाद की उंगलियों का लम्स अपनी थाई पर महसूस हुआ, तो नैन को लगा वो पत्थर की बन जाएगी। आज़ाद वो जैसे रो देने वाली हुई। क्या हुआ? आज़ाद इसकी आवाज़ सुनकर हुनर ने अपनी आंखें खोली। वो उठकर उसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया, नरमी से पूछ रहा था, डर लग रहा है? हुनर के चुप रहने पर आज़ाद इससे पूछने लगा, थोड़ा थोड़ा। हुनर हिम्मत करके बोली, मगर वो शर्म की वजह से आज़ाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अभी से वो नन के माथे पर आए बाल पीछे करता हुआ इसे देखकर कहने लगा। इसकी बात पर हुनर इसे देखने लगी, मगर आज़ाद को अपनी तरफ देखता पाकर वो दोबारा अपनी पलकें झुका गए। प्यार करती हो ना मुझसे? आज़ाद संजीदगी से इसको देखता हुआ पूछने लगा। आज़ाद की बात पर दोबारा हुनर ने अपनी पलकें उठाई। वो मुँह से कुछ नहीं बोली, बस इकरार में सर हिलाया। तो फिर खुद को रिलैक्स करो, शाबाश। वो हुनैन के माथे में अपने होठों से मोहर लगाता वो ऐसे रिलैक्स करने लगा और हुनैन को कंफर्ट उड़ाया। इससे पहले हुनैन खुद को रिलैक्स करती, एक बार फिर आज़ाद इसके पूरे वजूद पे काबिज हो चुका था। अब की बार न सिर्फ इसका दिल बुरी तरह धड़का था, बल्कि इसे अपनी जान भी निकलती हुई महसूस हुई। इससे पहले दर्द की शिद्दत से वो चीखती, आज़ाद अपना हाथ इसके होठों पर रख चुका था। 2 बजे तक तो इसने हुनैन का इंतज़ार किया था, मगर वो घर ना आई। ऊपर से वो अपना सेल फ़ोन भी वो घर छोड़ गई थी, तो नवीन को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। आज़ाद के मोबाइल पर कॉल करने का मतलब था वो जानबूझकर हुनैन को घर बसी देर से लेकर आता। 6 बजे के करीब इसकी आँख खुली। आँख खुलते नवीन का दिमाग फ़ौरन हुनैन की तरफ किया। वो बिजली की तेज़ी से बेड से उठी और कमरे से बाहर निकली। हुनैन का दरवाज़ा अंदर से लॉक देखकर वो किसी खदशे के तहत आज़ाद के बेडरूम में गई, जो कि खाली था। मेन हॉल में आकर वो डिवाइडर में मौजूद की बॉक्स से हुनैन के बेडरूम की डुप्लीकेट निकालने लगी। जब वो हुनैन के कमरे का लॉक खोलने लगी, तब इसको डर भी लग रहा था। अगर ये हरकत इसकी शाहनवाज़ ने देख ली या फिर अंदर वाक़ई आज़ाद मौजूद हो। इस तरह लॉक खोलकर किसी के बेडरूम में जाना वैसे तो बहुत गैर अखलाकी हरकत थी, वो मगर वो अपने दिमाग में आए हुए सवालात से मजबूर होकर ये कदम उठाने लगी। बहुत आहिस्तगी से उसने नैन के रूम का दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज़ाद और नैन एक कम्फर्ट में इतने करीब बेखबर सो रहे थे। आज़ाद का बाजू तकिए पर फैला हुआ था, जिस पर हुनैन का सर रखा हुआ था। आज़ाद की करवट हुनैन की तरफ थी और हुनैन का चेहरा आज़ाद के होठों के बेहद नज़दीक। वो साफ देख सकती थी कि आज़ाद ने इस वक्त नहीं पहनी। गुस्से में इसने अपने जबड़े जोर से भींचे। नवीन का बस नहीं चला था वो आज़ाद को सूली पे लटका दे, बल्कि हुनैन को भी खूब जूते लगाए। सारी रात वो उसके लिए परेशान रही और उसकी बहन इसी के दुश्मन की बाहों में मज़े से सो रही थी। जहर उगलती नज़रों से वो इन दोनों को देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करने लगी। जैसे इसने दरवाज़ा बंद किया, आज़ाद की आँख खुल गई। इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई कमरे में मौजूद था या फिर आया था। घर में मौजूद मुलाज़िमों की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह का काम करें, और घर का कोई दूसरा फ़र्द भी ये चीप हरकत नहीं कर सकता था। घर में किसी को आज़ाद और नैन से तकलीफ़ है, इसका आज़ाद को अच्छी तरह इल्म था। आज़ाद आहिस्तगी से नैन के सर से नीचे से अपना बाजू निकाल कर अपनी शर्ट पहनता हुआ बेड से उठा। अब इसे नवीन के कमरे में जाकर इसका दिमाग अच्छी तरह दुरुस्त करना था। अपने कमरे में आकर वो बिलाजवाब मुंह से नाखून चबाकर कमरे के चक्कर लगा रही थी। तब इसके कमरे का दरवाज़ा हैंडल घुमा। शहनवाज की आमद का सोचकर नवीन दरवाजे तक पहुंची, मगर आने वाले ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला जो उसके सर पर लगा। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? तमीज़ नाम की तुम में कोई चीज़ नहीं है कि नहीं? नवीन अपने सर पे हाथ रखती हुई आज़ाद को देखकर गुस्से में बोली, तुम मुझे तमीज़ सिखाओगी? वैसे तुम क्या देखने आई थी अभी बेडरूम में? आज़ाद रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए नवीन के करीब आया। वो तुम्हारा बेडरूम नहीं है, हनी का बेडरूम है।
नवीन इसके सामने खड़ी से आंखें दिखाती हुई बोली, पूरा घर मेरा है, तुम अपनी हद में मतलब इस कमरे की हदूद तक रहो। आज़ाद ने इसको आंखें दिखाते हुए मजीद इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, जिसे नवीन पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाती इससे पूछने लगी, क्या कर रहे थे तुम हनी के साथ? मजीद आज़ाद को कदम बढ़ा मजीद आज़ाद को कदम बढ़ाते हुए देखकर इसे मजीद पीछे की तरफ कदम बढ़ाने पड़े। जो भी कुछ करना था वो मैं रात में कर चुका हूँ। डिटेल में मैं सुनना पसंद करूँगी या शॉर्ट में? आज़ाद संजीदा लहजे में बोलता माजिद कदम बढ़ाता इससे पूछने लगा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से। आज़ाद के मजीद आगे आने से नवीन को पीछे बेड पे बैठना पड़ा। वो गुस्से में इससे बोली, नहीं तो क्या करोगी? इल्ज़ाम लगाओगी मुझ पर कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें छेड़ रहा था? आज़ाद ने बेखौफी से कहते हुए बेड पर जूते समेत अपने पाँव टिकाए। नवीन इसकी बात सुनकर गुस्से में इसको घूरने लगी। अगर तुम मेरे बाप की बीवी नहीं होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया हरकत का अच्छी तरह जवाब देता। आइंदा अगर तुमने कमरे का लॉक खोलकर कोई और ऊंची हरकत की तो फिर मैं जो तुम्हारा हशर करूँगा वो दुनिया देखेगी। वो शहादत की उंगली नवीन को दिखाता हुआ वार्न करने लगा, अच्छा क्या करोगे तुम, ज़रा मुझे भी तो पता चले। नवीन इसकी धमकी को खाते में न लाते हुए बोली, पहले तो आज़ाद नवीन को खामोशी से देखता रहा, फिर अचानक इसने बैठ के साइड टेबल पर रखी हुई कांच की बोतल को साइड टेबल उठाकर इसे ज़रब लगाकर तोड़ा और बोतल का टूटा हुआ हिस्सा नवीन के चेहरे के करीब लाया। अब आज़ाद के चेहरे के तासुरात खौफनाक हद तक संजीदा थे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारा ये चौकटा चौकटा बिगाड़ने में, इसलिए मेरे मामलात में घुसने की या अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हद में रहो, अपने काम से काम रखो और हनी से दूर रहो। आज़ाद ने टूटी हुई कांच की बोतल का हिस्सा नवीन के चेहरे के इस हद तक नज़दीक किया हुआ था कि वो अपना सर पीछे करके आंखें नीचे करके बोतल को खौफ से देख रही थी। आज़ाद इसको अच्छी तरह वार्न करता हुआ बोतल का टुकड़ा डस्टबिन में फेंककर कमरे से बाहर निकल गया और नवीन बंद दरवाजे को घूरकर देखने लगी जहाँ से अभी आज़ाद गया हुआ था। आज़ाद वापस हुनैन के पास आया तो हुनैन कम्फर्ट ढूंढे अभी भी बेखबर सो रही थी। हुनैन के चेहरे देखा आज़ाद का मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में हुनैन के ऊपर झुका। हुनैन जो इसकी शिद्दतों को सहकर थोड़ी देर पहले सोई थी, अचानक अपने ऊपर भारी कम वजूद गिरने से हड़बड़ा कर उठी। वो पूरी आंखें खोले आज़ाद को देख रही थी जो उसको हैरान परेशान सा देखकर मुस्कुरा रहा था। हानी मेरी जान, तुमने तो मुझे एक रात में ही बहुत रोमांटिक कर दिया। क्यों हो तुम इतनी प्यारी? आज़ाद बोलता हुआ हुनैन के चेहरे पर झुकने लगा। हुनैन ने अपने दोनों हाथ कम्फर्ट से बाहर निकाल कर इसे पीछे किया। पीछे हटो, तुम रोमांटिक में एक नंबर के चुचोरे और बेशरम इंसान हो। रात से डराए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे हो। 2 घंटे पहले उठा दिया मुझे। जागने के बाद वो सारी शर्म भुला आज़ाद को आंखें दिखाती हुई बोली, इस बेशर्म इंसान से जितना हो सका उसने बेशर्मी का वाला काम तमीज़ के दायरे में किया। अब इससे ज़्यादा मुझसे शराफत की तवक्को मत रखना। आज़ाद बोलता है उसके होठों पे झुका। वो शायद इसके होठों को बचने के मूड में नहीं था। तभी हुनैन इसे पीछे धकेला। पीछे हटो आज़ाद, मुझे सख्त भूख लग रही है। तुम जब से चुपके जा रहे हो, अभी दोबारा तुमने कोई बेहुदा हरकत की तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। उठ कर बैठा तो हुनैन भी बेड पर बैठ गई और कम्फर्ट को अच्छी तरह अपने कंधों पर डाला। डार्लिंग, मैं थोड़ी देर बाद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी भूख का इलाज करना होगा। आज़ाद प्यार से फैलाता हुआ कहने लगा, तुम्हारी भूख का इलाज क्या मतलब है तुम्हारा? मुन्ना ने इसकी बात सुनकर घबराते हुए कम्फर्ट को मजीद अपनी तरफ खींच कर लिपटा, मतलब साफ है, वन मोर टाइम। आज़ाद मैंने ख्याजी से बोलता कम्फर्ट को खींचने लगा। आज़ाद नहीं, प्लीज़ बेशर्मी से पास आ जाओ, तुम वाकई बहुत छिचोरे हो। हुनैन डरती हुई कम्फर्ट को अपनी तरफ खींचने लगी। छिचोरेपन की केस नंबर 2, वो भी दिल दहलाने वाले अंदाज में। आज़ाद एक झटके से पूरा कम्फर्ट इसके ऊपर से खींचकर दूर फेंक चुका था और हुनैन को लौटाता उस पर झुका। हुनैन को पक्का यकीन हो गया था कि अब वो अपने आप को नहीं बचा सकती। अपने दिमाग को रिलैक्स करती हुई बेड पर लेट गई। अब इसे आज़ाद से पहले अपनी बहन से पूछना था कि जो कुछ इसने देखा या जो कुछ वो समझ रही है इस बात में कितनी सच्चाई है। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद वो शावर लेकर ड्रेस चेंज करती हुई अपने रूम से बाहर निकली। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना अभी तक? जब वो डाइनिंग हॉल के अंदर आई तो खाली टेबल को देखकर साबरा से पूछने लगी, शाहनवाज सर और वजिया मैडम थोड़ी लेट नाश्ता करेंगे। कोमल मैम भी अभी सोकर नहीं उठी हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहती है तो मैं आज़ाद सर से परमिशन ले लेती हूँ। साबरा नवीन को देखते हुए बोलने लगी, मेरे ब्रेकफास्ट करने के
कि तुम इससे परमिशन लोगी? नवीन साबरा को आंखें दिखाती हुई पूछने लगी। नो मैम, मेरा वो मतलब हरगिज सिताब। दरअसल आज आजाद सर खुद किचन में मौजूद है और किचन के अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैंने बोला अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो फिर मैं इनसे परमिशन लेके आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। साबरा तहम्मुल से नवीन को अपनी बात समझाने लगी। क्या कर रहे हैं तुम्हारे आजाद सर किचन में? नवीन सीने पे हाथ रखकर साबरा से पूछने लगी। शायद आज वो खुद हुनैन मैम के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। साबरा नवीन के तेवर देखकर हिचकिचाती हुई उसे बताने लगी। हनी कहाँ पर है? नवीन जब्त करती हुई उसे दूसरा सवाल करने लगी। जी वो अभी आजाद सर के साथ किचन में ही मौजूद थी, इनकी हेल्प करवा रही हैं। साबरा की बात सुनकर नवीन ने किचन का रुख किया।